डेमियन ने कहा, तुम्हारी माँ ने यह नाम चुना था। बस मुझे ये कभी याद नहीं रहता। मेरी आंखों में चमक आ गई। वह मेरी माँ को जानता था। डेमियन मुस्कुराया। मैं चलता हूँ। और वह बाहर निकल गया। जब मैं बाहर आया तो सोफिया दरवाजे पर मेरा इंतजार कर रही थी। मैंने पास जाकर पूछा, तुम्हारा परिवार कहाँ गया? सोफिया ने सिर झुकाकर मेरी ओर देखा। वे सब चले गए। मैं मुस्कुराया, सिर्फ तुम ही सबसे अच्छी हो। तुम हमेशा मेरा इंतजार करती हो। सोफिया ने मुझे देखा। उसे याद आया कि जब हम आए थे तो मैंने बेला के सामने कहा था कि मैं अभी उसका बॉयफ्रेंड नहीं हूं। मेरा चेहरा उलझन में था। तुम मुझे से क्यों देख रही हो? सोफिया ने कहा, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। उसका चेहरा बहुत गंभीर था। उसे इतना सीरियस देखकर मैं थोड़ा असहज हो गया। तुम क्या कबूल करने वाली हो? मेरी बात सुनकर उसके कान थोड़े लाल हो गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे शुरू करे। थोड़ी देर बाद सोफिया ने धीरे से कहा, ये स्कूल कॉलेज के बारे में है। मैं उसे उलझन में देखने लगा। स्कूल के बारे में क्या? सोफिया ने बोलने से पहले जैसे कोई बहुत बड़ा फैसला किया हो। जैक, शायद मैं तुम्हारे साथ चिंगबे यूनिवर्सिटी नहीं जा पाऊंगी। हालांकि उसे बहुत पहले ही चिंगबे में एडमिशन मिल चुका था और मैं भी वहीं जाने की योजना बना रहा था। सोफिया को लग रहा था कि यह बताकर वह मुझे नीचा दिखा रही है, इसलिए वह दोषी गिल्टी महसूस कर रही थी। उसने यह बात कई दिनों से दबा रखी थी। वह डर रही थी कि कहीं मैं परेशान ना हो जाऊं। उसकी बात सुनकर मैं सुन्न रह गया। क्यों? सोफिया ने अपनी नजरें नीची कर ली। क्योंकि मुझे मिलिट्री एकेडमी जाना होगा। ये मेरे पिता की भी इच्छा है और मैं मान गई हूँ। उस दिन जब मैं तुमसे मिलने नहीं आई थी, तब स्कूल से कुछ लोग आए थे। मैंने उसे देखा। वो बहुत गंभीर लग रही थी। उसकी आंखों में थोड़ा दुख था, जैसे उसे डर हो कि यह सुनकर मैं उसे नजरअंदाज कर दूंगा। मेरा चेहरा अविश्वास से भरा था। बस इतनी सी बात? और तुम इसे इतना गंभीर बना रही थी? मैंने सहजता से कहा। उसने आश्चर्य से मेरी ओर देखा। क्या तुम नाराज नहीं हो? मैंने शांति से जवाब दिया, यह तुम्हारा लक्ष्य है, तुम्हारी जिंदगी है। तुम जो भी चुनो, मैं उसमें तुम्हारे साथ हूं। वैसे भी उसका मिलिट्री एकेडमी जाना बिल्कुल सही फैसला था। मेरी पिछली जिंदगी में उसने इस रास्ते पर बहुत नाम कमाया था। वह मेरे लिए अपने जीवन के लक्ष्य नहीं बदल सकती थी। सूफिया ने देखा कि मैं नाराज नहीं हूं, तो उसने राहत की सांस ली। मैंने वाकई इसके बारे में बहुत लंबे समय तक सोचा था। कभी तुम्हें बताने की हिम्मत नहीं हुई। हाल ही में वह हर वक्त मेरे साथ रहना चाहती थी, क्योंकि उसे पता था कि एक बार एकेडमी जाने के बाद हमारे पास एक दूसरे के लिए बहुत कम समय होगा। उसे इस तरह परेशान देखकर मैंने उसे ढांढस बंधाने के लिए उसकी आस्तीन खींची। सोफिया, बस अपनी योजना पर ध्यान दो। वही करो जो तुम करना चाहती हो। तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल होगा। सोफिया ने मेरी बात सुनी और बस एक हो कहा। मैं आगे बढ़ गया और ठंडी सांस भरते हुए बोला, मुझे लगा तुम कुछ और कन्फेस करने वाली हो। इतनी देर से मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। सोफिया ने मेरे जाते हुए शरीर को देखा और बेबसी से मुस्कुरा दी। वो थोड़ा और इंतजार कर लेगी। फिर कॉलेज प्रवेश परीक्षा के नतीजे आए। मैंने काफी अच्छा स्कोर किया। स्कोर देखकर मैंने चैन की सांस ली। पिछली जिंदगी की असफलता के बाद मैं किसी भी चीज को लेकर तब तक निश्चिंत नहीं था जब तक वह हो न जाए। सोफिया मेरे स्कोर देखकर जरा भी हैरान नहीं थी। आखिर उसने ही मुझे पढ़ाया था। उसे मुझ पर पूरा भरोसा था। मैंने चिंग बे के लॉ स्कूल में आवेदन किया, वही मेजर जो मेरी माँ का था, और मेरा एडमिशन हो गया। गर्मियों की छुट्टियों के दौरान मैंने अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी बनवा लिया। मैंने सोचा था कि लाइसेंस मिलते ही मैं वह पोर्श पोर्श हर जगह चलाऊंगा जो मेरे पिता ने मुझे दी थी। पर लाइसेंस लेना तो आसान था, गाड़ी चलाना उतना नहीं। वह कार गैरेज में खड़ी ही रह गई। दाखिले के बाद सोफिया की भी एकेडमी शुरू हो गई। मिलिट्री एकेडमी के नियम काफी सख्त थे। मैं अक्सर घर जा सकता था, लेकिन सोफिया नहीं। कभी कभी तो वह वीकेंड पर भी नहीं आ पाती थी। अब मुझे समझ आया कि जब उसने एकेडमी जाने की बात कही थी, तो वह इतनी दोषी क्यों महसूस कर रही थी। तभी एक दिन मेरे रूममेट स्काइल और एथन ने एक खबर सुनाई। सुना है थॉर्नटन परिवार की बड़ी बेटी का बॉयफ्रेंड हमारे ही स्कूल के फाइनेंस डिपार्टमेंट में है। मेरा दिल धड़क उठा। क्या हमारा रिश्ता इतनी जल्दी सबको पता चल गया?
लेकिन जब उन्होंने फोटो दिखाई तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। फोटो में सोफिया के साथ कोई और नहीं बल्कि रयान था। रेयान ने पूरे कॉलेज में यह फैला रखा था कि वो सोफिया का बॉयफ्रेंड है। उसने एक ऐसी लड़की को नकली सोफिया बनाकर पेश किया था जिसकी कद काठी और बाल सोफिया जैसे थे। यहाँ तक कि उसने कुछ ऐसी फोटोज भी बनवाई थी जिनमें वह लड़की जिसका चेहरा नहीं दिख रहा था रेयान को किस कर रही थी। शनिवार की शाम लुकास की बर्थडे पार्टी में रेयान अपनी इस सफलता का जश्न मना रहा था। वह वही ओटमील रंग की शर्ट पहनकर आया था जो असल में मेरे चचेरे भाई एथन चाओ की थी और जिसे रयान की माँ जो एथन के यहाँ हाउसकीपर थी ने चोरी छिपे उसे पहनने के लिए दी थी। एथन चाओ ने जब रयान को अपनी शर्ट में देखा तो वह आग बबूला हो गया। मेरी शर्ट तुम्हारे पास क्या कर रही है? तुम एक चोर हो। रेयान ने बड़ी चालाकी से सारा इल्जाम अपनी माँ पर डाल दिया। मुझे नहीं पता था ये आपकी है, मेरी माँ ने उधार ली थी। लुकास रेयान के बचाव में आए। मिस्टर चाओ छोड़िए ना, रेयान तो थॉर्नटन खानदान का होने वाला दामाद है। लुकास जी ने समझाते हुए कहा, वह सोफिया का बॉयफ्रेंड है। उसे यह बात पता नहीं थी। सोफिया का नाम सुनते ही एथन चाओ ने मेरी तरफ देखा। वह सोफिया से कैसे जुड़ा है? मैंने रयान की तरफ देखा। अब भी सच बताने का इरादा नहीं है? तुम बाहर सोफिया के बॉयफ्रेंड होने का नाटक कर रहे हो। तुम्हारा असली पारिवारिक हालात क्या है यह तुम खुद सबसे बेहतर जानते हो। अब जब मेरे कजिन ने तुम्हें पकड़ लिया है तब भी ये नाटक जारी रखना चाहते हो? मेरी बात सुनकर रयान ने सिर उठाया और मुझसे कहा, मैंने कभी अपने परिवार की पृष्ठभूमि छिपाई ही नहीं और मैंने कभी नहीं कहा कि मैं किसी बड़ी बेटी का बॉयफ्रेंड हूं। लेकिन मेरे और सोफिया के बीच की बातें तुम लोग पिछली बार खुद देख चुके हो। मैं झूठ नहीं बोल रहा, सिर्फ इसलिए कि मैं हाउसकीपर का बेटा हूं। तुम हमारे और सोफिया के रिश्ते को नकार नहीं सकते। अगर मिस्टर चाओ पुलिस बुलाना चाहते हैं तो ठीक है। बस मेरी माँ ने कहा था कि चाओ परिवार हमारे साथ अच्छा व्यवहार करता है। आखिर वे मेरी माँ की नियोक्ता है। मैं भी मामला बहुत ज्यादा खराब नहीं करना चाहता। लुकास जी ने यह सुनकर एथन चाओ से कहा, मिस्टर चाओ देखिए रयान वाकई अच्छा इंसान है। वह आपके बारे में भी सोच रहा है। मुझे पता है कि तुम्हारे पिता मिसेस थॉर्नटन को भी जानते हैं, लेकिन शायद मिसेस थॉर्नटन भी बड़ी बेटी का अपमान करने की हिम्मत नहीं करेंगी, है ना? एथन चाओ ने भौहें सिकोड़ ली। ये बात गलत नहीं थी कि उसके पिता मिसेस थॉर्नटन के काफी करीब थे, लेकिन क्या वह अपने परिवार के लिए सोफिया को नाराज कर सकती थी? अगर मामला सच में सोफिया से जुड़ा था, तो वह भी कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन रयान इतनी आत्मविश्वास से बात कर रहा था कि लुकास जी को उस पर पूरा विश्वास हो गया। रयान की बातों से खुद को दबाव में महसूस करते हुए एथन चाओ और भी गुस्से में आ गया। उसी समय मेरा फोन बजा। मैंने कॉल उठाई। हेलो। दूसरी तरफ से सोफिया की आवाज आई, जैक। उसकी आवाज सुनते ही मैं कुछ पल के लिए रुक गया और एथन चाओ से कहा, एथन मुझे थोड़ा बाहर जाना होगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सोफिया मुझे कॉल करेगी। मैं फोन लेकर दरवाजे के बाहर आ गया। अभी अंदर बहुत भीड़ थी। अब मैं बाहर हूं। सोफिया ने धीरे से पूछा, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें लेना जाती हूँ। काफी समय हो गया था उसकी आवाज सुने हुए। मैंने अभी तक उसे देखा भी नहीं था, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया कि रेयान की सारी तस्वीरें नकली थीं। मैंने उसे होटल का पता बताया और नीचे होटल के बाहर मेरा इंतजार करना, उसने कहा। जैसे ही मैंने कॉल काटी, एथन चाओ भी गुस्से में बाहर आ गया। तुम्हारा और इस सोफिया का क्या चल रहा है? अब समझ आया कि मेरे पापा क्यों कह रहे थे कि तुम्हें उसके साथ नहीं रहना चाहिए। मैं तो पहले तुम्हारा पक्ष ले रहा था, लेकिन अब लगता है वह सच में अच्छी लड़की नहीं है। अब से उससे दूर रहो। मैंने समझाया, एक गलत फहमी है। एथन चाओ गुस्से में बोला, गलत फहमी? कैसी गलत फहमी? वो थॉर्नटन परिवार की बड़ी बेटी है। सिर्फ अपने पिता के सपोर्ट की वजह से ही वह तुम्हारे पास आती है। मैं बता रहा हूँ, थॉर्नटन परिवार की कोई भी लड़की भरोसे लायक नहीं है। उस पर ज्यादा भरोसा मत करो। मैंने सोफिया के बारे में सोचा, शायद वह इतनी बुरी नहीं है। हालांकि मैं पूरी तरह नहीं जानता था कि वह असल में कैसी है, लेकिन उससे मिलने पर
हमेशा एक स्थिर और सच्चा एहसास होता था। एथन चाओ बड़बड़ाता रहा, तुम बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हो, इसीलिए तुम्हारे रिश्तों का हाल ऐसा है। मेरी मानो, अपना करियर बनाओ, अपनी जिंदगी सही से जियो, वही बेहतर है। मैंने उसकी बात मान ली। तुम सही कह रहे हो, सोफिया ने कहा है कि वह आ रही है। मैं नीचे जाकर उसका इंतजार करता हूँ। रेयान से बहस करने का कोई फायदा नहीं था। बेहतर था कि सीधे सोफिया से ही सच पूछा जाए। एथन चाओ मेरे साथ नीचे चला गया। लुकास जी भी रेयान के साथ पार्टी से बाहर आ गए। लुकास जी ने रेयान से पूछा, रेयान, तुम सच में सोफिया को जानते हो, है ना? किसी वजह से एथन चाओ के गुस्से को देखकर वह खुद भी थोड़ा असमंजस में पड़ गया था, इसलिए वह पुष्टि करना चाहता था। रेयान ने उसकी तरफ देखा और कहा, मेरी गर्लफ्रेंड आ गई है, मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। लुकास जी उत्साहित हो गया, तुम्हारी गर्लफ्रेंड? क्या वो वही बड़ी बेटी है? क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? रेयान ने सिर हिलाया। मैं और एथन चाओ होटल के बाहर आ गए। एथन चाओ अभी भी रेयान के बारे में सोचकर गुस्से में था। जब तुम सोफिया से मिलो, उसे जरा भी भाव मत देना, सीधे ब्रेकअप कर लेना, समझे? मैंने कहा, पहले मैं उससे बात तो कर लूं। एथन चाओ ने सोफिया को कभी देखा नहीं था, लेकिन उसके मन में पहले से ही उसके लिए खराब छवि बन चुकी थी। बाद में उसकी मीठी बातों में मत आ जाना, उसने कहा। मुझे लगा कि सोफिया अभी तक नहीं आई है, इसलिए मैं उसे कॉल करने ही वाला था कि अचानक किसी ने मुझे पुकारा, जैक। मैं मुड़ा और देखा, सोफिया मेरे सामने खड़ी थी। वह पहले की तस्वीरों से बिल्कुल अलग लग रही थी। काफी समय बाद हम मिल रहे थे। उसने अपने बाल छोटे कर लिए थे और उसका रंग भी थोड़ा सांवला हो गया था, लेकिन वह अब भी बेहद खूबसूरत थी। असल में अपनी पिछली जिंदगी में जब वह सेना में शामिल हुई थी, तब मैं उससे कभी नहीं मिला। आखिरी बार उसे देखने का मौका भी नहीं मिला था। बाद में जब मेरा पुनर्जन्म हुआ, तो मैं उससे हाई स्कूल में मिला था। मैं उसे देखता रह गया और सोचने लगा, अगर मैं पिछली जिंदगी में उससे मिला होता, तो क्या वह ऐसी ही दिखती? शायद 30 की उम्र में वह और भी ज्यादा परिपक्व लगती। मैं इसकी कल्पना भी नहीं कर पा रहा था। लेकिन इस वक्त उसे देखकर मेरी नजरें हट ही नहीं रही थीं। एथन चाओ ने भी सोफिया को देखा और एक पल के लिए खुद भी हैरान रह गया। उसने धीरे से कहा, तुम सोफिया हो? इतनी खूबसूरत लड़की के साथ थोड़ा बहुत रोमांस होना तो स्वाभाविक था। सोफिया ने पूछा, आप कौन हैं? मैंने जल्दी से परिचय कराया, ये मेरे कजिन एथन चाओ है, मेरे चाचा के बेटे। सोफिया मेरे पास आकर खड़ी हो गई और मुझसे बोली, अभी मैंने इन्हें तुम्हें मुझसे ब्रेकअप करने के लिए कहते हुए सुना है। हालांकि उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन एथन चाओ को ऐसा लगा जैसे वह उसकी शिकायत कर रही हो। एथन चाओ तुरंत बोला, मैं तो बस यूं ही कुछ भी बोल रहा था, तुम दोनों बात करो। उसे डर था कि कहीं सोफिया उससे नाराज न हो जाए, इसलिए वह जल्दी से वहां से चला गया। उसे दूर जाते देखकर मैंने सोफिया की तरफ देखा। तुमने अपने बाल कटवा लिए? उसने अपने सिर को छूते हुए पूछा। अच्छे नहीं लग रहे क्या? वह मुझसे ऐसे देख रही थी जैसे उसे डर हो कि मैं उसकी आलोचना करूंगा। मैंने मुस्कुराकर कहा, तुम किसी भी लुक में खूबसूरत लगती हो। मेरी बात सुनकर सोफिया हल्का सा शर्माकर सिर झुका गई। बस तुम्हें अच्छा लगे, वही काफी है। हम दोनों बात कर रहे थे, तभी सोफिया के साथ आई दो लड़कियां थोड़ा दूर हटकर खड़ी हो गईं। उनसे यह सब देखा नहीं जा रहा था। अच्छे परिवार की लड़की तो अलग ही होती है, उन्होंने सोचा, हम जैसे सिंगल लोगों की तरह नहीं। मैं अभी सोफिया से बात ही कर रहा था कि तभी लुकास जी बाहर आए और हमें साथ खड़ा देख लिया। हम दोनों के बीच कोई खास नजदीकी हरकत नहीं थी, लेकिन एक नजर में समझ आ रहा था कि हमारे बीच कुछ चल रहा है। मेरी नजर लुकास जी पर पड़ी। अगर वह यहां नहीं आता, तो शायद मैं रेयान के बारे में भूल ही जाता। मैं तो सोफिया को ऊपर ले जाकर सब दिखाने वाला था, लेकिन वह खुद ही बाहर आ गया। लेकिन वह अकेला क्यों था? लुकास जी ने सोफिया की तरफ देखा, क्योंकि सोफिया की पीठ उसकी तरफ थी। उसे सिर्फ एक लंबी लड़की दिखी, चेहरा साफ नहीं दिखा। ऊपर से उसने जो तस्वीरें देखी थीं, उनमें सोफिया के लंबे बाल थे, इसलिए उसने उसे पहचाना ही नहीं। वह ठंडी हंसी हंसकर बोला, तुम तो पहले कह रहे थे कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड सोफिया है, अब क्या हुआ? नाटक बंद कर लिया?
मुझे यह सुनकर हंसी आ गई। तुम्हें क्या शक है? लुकास जी बोला। तुम्हें शर्म नहीं आती? रेयान तुम्हें अपना दोस्त मानता है और तुम उसकी गर्लफ्रेंड के पीछे पड़े हो। हम तो लगभग तुम्हारे झांसे में आ ही गए थे। उसके मुंह से बेशर्म सुनते ही सोफिया की आंखें ठंडी हो गईं। वह मुड़ी और बोली, तुम किसे बेशर्म कह रहे हो? लुकास जी ने कभी सोफिया को देखा नहीं था। शाम का समय था और दूरी भी थी, इसलिए उसे चेहरा साफ नहीं दिखा। उसे बस इतना दिखा कि सामने खड़ी लड़की का व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली था। वह व्यंग्य करते हुए बोला, तुम्हारे बगल में खड़े इस आदमी को बेशर्म कह रहा हूं। ये बाहर सबको बता रहा है कि इसकी गर्लफ्रेंड थॉर्नटन परिवार की बड़ी बेटी है। सोफिया, तुम्हें शायद इसके बारे में पता नहीं होगा। जैसे ही उसने यह कहा, सोफिया के साथ आई दोनों लड़कियां आगे बढ़ीं। उनमें से एक, जिसने सनग्लासेस पहन रखे थे, उसने बिना कुछ कहे लुकास जी को जोरदार थप्पड़ मार दिया। ये थप्पड़ इतना तेज था कि लुकास जी सीधे जमीन पर गिर पड़ा। वह पूरी तरह से हैरान रह गया। तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? जैसे ही उसने यह कहा, उस लड़की ने उसे एक और थप्पड़ मार दिया। जुबान संभाल कर बात करो। ये भी नहीं जानते कि किसके बारे में बोल रहे हो। लुकास जी ने उसे घूरते हुए उंगली उठाई, फिर मेरी और सोफिया की तरफ देखा। तुम जानते भी हो मैं कौन हूं? सोफिया ने कोई जवाब नहीं दिया। मैं हंस पड़ा। तो बताओ, तुम कौन हो? लुकास जी अपने चेहरे को पकड़ते हुए उठ खड़ा हुआ। बस इंतजार करो, जब बड़ी बेटी आएगी तब तुम लोगों की खैर नहीं। उसे अभी मुझ पर हंसने की हिम्मत इसलिए हुई थी क्योंकि बाहर आने से पहले वह रयान की गर्लफ्रेंड को देख चुका था। उसे पूरा यकीन था कि रयान ही सोफिया के साथ है और न्यूयॉर्क में सोफिया का नाम ही काफी था। उसे डरने की क्या जरूरत थी? लुकास जी ने तुरंत अपना फोन निकाला और रेयान को कॉल किया। रेयान एक लड़की के साथ बाहर आया। उसे देखते ही लुकास जी ऐसे भाग कर गया जैसे उसे कोई सहारा मिल गया हो। रेयान, मुझे बचाओ। रेयान ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ तुम्हें? लुकास जी ने मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा, जैक ने लोगों से मुझे पिटवाया है। फिर उसने रेयान के साथ आई लड़की की तरफ देखा। बड़ी बेटी, ये आदमी पहले आपका बॉयफ्रेंड होने का नाटक कर रहा था। अब तो इसने मुझ पर हाथ भी उठा दिया। प्लीज इसे सबक सिखाइए। लुकास जी की बात सुनकर मेरा ध्यान भी उस तरफ गया। ये बात मुझे कई दिनों से परेशान कर रही थी। मैं हमेशा सोचता था कि रयान की तस्वीरों का राज क्या है। अब उस लड़की को देखकर मुझे सब समझ आ गया, लेकिन मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाया। सोफिया ने मेरी तरफ देखा। क्या हुआ? मैंने कहा, मैंने पहले बताया था ना, रयान कहता रहता था कि वह तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। सोफिया ने उलझन में मुझे देखा। मैंने आंखों से इशारा किया, देखो, वह लड़की तुम्हारी तरह थोड़ी दिखती तो है। सोफिया ने मेरी नजर का पीछा किया और उस नकली लड़की की तरफ देखा। उसका हेयर स्टाइल बिल्कुल वैसा ही था जैसा सोफिया के बाल कटवाने से पहले हुआ करता था। उसने जो शर्ट और पैंट पहनी थी वह भी थोड़ी बहुत मिलती जुलती थी, लेकिन पूरी की पूरी वह लड़की सोफिया का एक बेहद घटिया और नकली वर्जन लग रही थी। सिर्फ साइड प्रोफाइल थोड़ा मिलता था, बाकी कुछ भी समान नहीं था। न उसकी लंबाई वैसी थी, न ही उसकी स्किन उतनी अच्छी थी। अब समझ आया कि सारी तस्वीरें सिर्फ साइड एंगल से ही क्यों ली गई थीं। असलियत और तस्वीरों में जमीन आसमान का फर्क था। मैंने सोफिया का हाथ पकड़कर उसे आगे खींचा और रेयान से कहा, रेयान, ये है तुम्हारी बड़ी बेटी। रेयान का चेहरा तुरंत उतर गया। उसकी नजर मेरे पास खड़ी सोफिया पर टिक गई। अभी तक उसने उसे पहचाना ही नहीं था। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि सोफिया ने अपना हेयर स्टाइल बदल लिया होगा। वह तो अब तक अपने साथ खड़ी लड़की को ठीक ठाक समझ रहा था। आखिर उसका साइड प्रोफाइल थोड़ा बहुत सोफिया जैसा दिखता था, लेकिन अब असली सोफिया को सामने देखकर उसे समझ आया कि दोनों में कितना बड़ा फर्क है। लुकास जी मेरी तरफ देखकर बोला, जैक, बड़ी बेटी तो यही खड़ी है, फिर भी तुम रेयान से ऐसे बात कर रहे हो? तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं है क्या? मैंने उस लड़की की तरफ देखा और पूछा, तुम कह रहे हो ये सोफिया है? लुकास जी बोला, ये बिल्कुल तस्वीरों जैसी ही दिखती है। तुमने खुद भी पिछली बार माना था, याद है? मैं हंस पड़ा।
क्या तुम्हें सच में लगता है कि यह वैसी ही दिखती है? मैंने अपने पास खड़ी सोफिया की तरफ देखा और पूछा, कोई तुम्हारा नाम इस्तेमाल कर रहा है, तुम्हें क्या लगता है? सोफिया चुप रही। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वह इस बात से बेहद परेशान है। लुकास जी मुझे सोफिया से बात करते देख बोला, तुम कहना क्या चाहते हो? तभी वे दोनों लड़कियां आगे बढ़ीं, जिन्होंने पहले लुकास जी को थप्पड़ मारा था। सोफिया ने ठंडे स्वर में कहा, कोई मेरी पहचान का इस्तेमाल कर रहा है, इसे संभालो। दोनों लड़कियों ने रयान के पास खड़ी नकली लड़की को देखा और आपस में हंसी रोक नहीं पाई। और यह खुद को सोफिया बना रही है? उनमें से एक लड़की सीधे आगे बढ़ी और उस नकली लड़की का कॉलर पकड़ लिया। तुम हो सोफिया? नकली लड़की उन दोनों के सामने आते ही घबरा गई। मेरा सरनेम थॉर्नटन है और मेरा निकनेम सोफिया है। लुकास जी चौंक गया, फिर बोला, तुम थॉर्नटन परिवार की असली सोफिया नहीं हो। तुम्हारा असली नाम क्या है? उस लड़की ने जवाब दिया, सोफिया थॉर्नटन थर्ड। निकनेम इस्तेमाल करना गैर कानूनी तो नहीं है, है ना? मैं आगे बढ़ा और बोला, तो यही है वह लड़की जिसके बारे में तुम कह रहे थे कि रयान उसका बॉयफ्रेंड है और यह बात पूरे कैंपस में फैला रखी थी। असल में अगर लुकास जी ने रयान का साथ न दिया होता, तो भले ही रयान खुद को सोफिया का बॉयफ्रेंड बताता, कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता। लुकास जी अब बिल्कुल लाचार दिख रहा था। तभी एथन चाओ भी वहां आ गया और मुझसे पूछा, जैक यहाँ क्या हो रहा है? मैंने जेब में हाथ डालते हुए कहा, ये जो मैडम है यही वह सोफिया है जिनके साथ रयान के रिलेशन होने की बात कही जा रही थी। एथन चाओ ने उस नकली लड़की को देखा और कहा, यह तो हाई लेवल फ्रॉड है। फिर उसने लुकास जी की तरफ देखा, तुम ही कह रहे थे कि रयान सोफिया का बॉयफ्रेंड है। अगर लुकास जी बीच में न आता, तो वह पहले ही रयान को सबक सिखा चुका होता। बल्कि अंदर तो वह खुद ही रयान की बातों से थोड़ा दब गया था। अब लुकास जी को अपनी गलती का जोरदार पछतावा हो रहा था। एथन चाव ने ऊंची आवाज में कहा, अपनी आंखें खोलकर देखो कि असली बड़ी बेटी कैसी दिखती है। वह यहीं तुम्हारे सामने खड़ी है। लुकास जी ने मेरी बगल में खड़ी सोफिया की तरफ देखा। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि जिसने अपना हेयर स्टाइल बदल लिया है, वही असली थॉर्नटन परिवार की बड़ी बेटी है। उसकी मौजूदगी ही नकली लड़की से बिल्कुल अलग थी। सोफिया को देखते ही उसका सारा घमंड खत्म हो गया। वह पहले रयान के साथ अच्छा व्यवहार कर रहा था ताकि थॉर्नटन परिवार से जुड़ सके, लेकिन उसे क्या पता था कि शुरुआत में ही वह असली लोगों को नाराज कर देगा। वह तुरंत बोला, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पहले सच नहीं पता था। मैं भी रयान के धोखे में आ गया था। यह कहकर उसने गुस्से में रयान को डांटा, रयान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बड़ी बेटी के बॉयफ्रेंड होने का नाटक करने की? रयान बोला, मैंने कभी ऐसा ही कहा। तुमने मुझे फोन पर बात करते हुए सुना और खुद ही ये मान लिया कि मैं सोफिया का बॉयफ्रेंड हूं। मैं भी इस सब का शिकार हूं। लुकास जी गुस्से में उसकी तरफ इशारा करता रह गया, लेकिन कुछ बोल नहीं पाया। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि आखिर में रयान खुद को पीड़ित बता देगा। हालांकि उसने जो कहा वह पूरी तरह गलत भी नहीं था, लेकिन रयान हमेशा बातें घुमा फिराकर करता था, जिससे लोग गलत समझ बैठते थे। जब लोग कहते थे रयान सोफिया का बॉयफ्रेंड है, तब भी उसने कभी साफ साफ मना नहीं किया था। लुकास जी ने कभी इतना बेशर्म इंसान नहीं देखा था। सारा दोष उसी पर डालकर खुद साफ बच निकलने की कोशिश कर रहा था। सोफिया के पास इन सब की बहस सुनने का समय नहीं था। उसने सीधे किसी को बुलाकर तीनों को पुलिस स्टेशन भिजवा दिया। हॉर्नेटन परिवार के ड्राइवर ने पहले एथन चाओ को घर छोड़ने का फैसला किया। मैं और एथन चाओ पीछे की सीट पर बैठे थे, जबकि सोफिया आगे बैठी थी। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, अच्छा हुआ वो सब नकली था। उस दिन जब मैंने तस्वीरें देखी थी, तो मुझे सच में शक हो गया था कि शायद तुम्हारा और रयान का कुछ चल रहा हो। सूफिया ने शांत स्वर में कहा, मैं उसे जानती भी नहीं हूं। असल में मेरे मन में पहले से ही जवाब था, लेकिन उसे सामने देखकर मैं फिर भी थोड़ा शिकायत करने से खुद को रोक नहीं पाया। मेरे बगल में बैठा एथन चाओ बोला,
रेयान भी कमाल का है। उसे ये आइडिया कैसे आया कि वो उसका बॉयफ्रेंड बनकर घूमे? रेयान का नाम सुनते ही एथन चाओ के दांत गुस्से से भींच गए। मैंने उसकी तरफ देखा और पूछा, और तुम्हारे कपड़ों का क्या हुआ? एथन चाओ गुस्से में बोला, वो कपड़े अब वापस नहीं चाहिए। बस सोचता हूं कि उसने उन्हें पहना तो और गुस्सा आता है। घर पहुंचते ही उसकी मां को निकाल दूंगा। जैसे ही हम चाओ के घर पहुंचे, एथन चाओ कार का दरवाजा खोलने ही वाला था कि सोफिया ने बाहर से दरवाजा खोल दिया। उसके लिए ये काफी हैरान करने वाली बात थी कि थॉर्नटन परिवार की बड़ी बेटी खुद उसके लिए दरवाजा खोल रही थी और उसमें जरा भी घमंड नहीं था। वह कार से उतरकर मेरी तरफ मुड़ा और बोला, ठीक है, मैं चलता हूं। तुम दोनों अपनी शाम अच्छे से बिताना। उसकी यह बात सुनकर मैं अंदर से शर्मिंदा हो गया। चलो जल्दी जाओ, मैंने कहा। एथन चाओ के जाने के बाद सोफिया फिर से आगे वाली सीट पर नहीं बैठी, बल्कि आकर मेरे बगल में बैठ गई। उधर चाओ के घर पहुंचते ही एथन चाओ ने वानी को बुलवाया और उसे तुरंत नौकरी से निकाल दिया। चाओ जी उसके पास बैठे थे और पूछा, क्या हुआ? एथन चाओ गुस्से में बोला, डैड, जब मैं घर पर नहीं होता तो यह मेरे कपड़े अपने बेटे को पहनने के लिए दे देती है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे अपनी अलमारी हाउसकीपर के बेटे के साथ शेयर करनी पड़ेगी। मेरी शर्ट भी उसने खराब कर दी। चाओ जी ने कहा, तो पुलिस को बुलाओ। उन्हें इन झंझटों में पड़ने का कोई शौक नहीं था। रेयान की माँ दिखने में एक अच्छी और पढ़ी लिखी औरत लगती थी, अपना काम भी ठीक से करती थी, लेकिन ये उम्मीद नहीं थी कि वह ऐसी निकलेगी। इधर एथन चाव के उतरने के बाद कार के अंदर एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। सोफिया मेरे बगल में बैठी थी और मैं भी कुछ नहीं बोल रहा था। जब मेरा कजिन साथ था तब हम दोनों कितनी बातें कर रहे थे, लेकिन अब सब शांत था। कुछ देर बाद मुझे प्यास लगी तो मैंने पानी पिया। फिर मैंने उससे पूछा, तुम भी पानी लोगी? उसने मेरी तरफ देखा जैसे उसे वह समय याद आ गया हो जब हम दोनों लॉन्ग चेन गए थे क्रेन मेंशन देखने। तब उसने भी चुप्पी तोड़ने के लिए मुझे पानी ऑफर किया था। उसने झुककर पानी ले लिया। मैं उसे देखता रहा। जैसे ही एथन चाओ उतरा, वह तुरंत आकर मेरे पास बैठ गई थी। मुझे लगा था कि वह कुछ कहना चाहती है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। आखिर मुझे ही बात शुरू करनी पड़ी। मैंने कहा, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? सोफिया खिड़की के बाहर देख रही थी। वह जवाब देने ही वाली थी कि अचानक उसने अपना हाथ बढ़ाकर मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी हथेली बहुत नरम थी और उस स्पर्श से मेरा दिल भी गर्माहट से भर गया। गर्मी की छुट्टियों में हम दोनों पहले ही काफी करीब आ चुके थे। फिर अब ऐसा क्यों लग रहा था जैसे उसके लिए फिर से सब अजीब हो गया हो। मुझे याद आया, पिछली बार जब मैंने सोफिया के साथ अपनी तस्वीरें दिखाई थीं, तो सबने कहा था कि हम दोनों करीब नहीं लगते। कोई भी ये नहीं मान रहा था कि मैं सोफिया का बॉयफ्रेंड हो। मैंने थोड़ा उदास होकर कहा, मुझे थोड़ा बुरा लग रहा है। सोफिया ने मेरी तरफ देखा। बाहर से आती स्ट्रीट लाइट की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। मैंने अपना फोन निकाला और उसे तस्वीरें दिखाई। ये देखो। सोफिया ने कुछ देर तक तस्वीरें देखी। वह हमारी साथ वाली तस्वीरें थीं। उसे उनमें कोई समस्या नहीं दिखी। मैंने कहा, पिछली बार जब मैं एक पार्टी में गया था तो सब कह रहे थे कि रयान तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। मैंने कहा, ऐसा नहीं है। फिर मैंने उन्हें ये तस्वीरें दिखाईं। तुम जानती हो उन्होंने क्या कहा? सोफिया ने हल्की जिज्ञासा से पूछा। क्या कहा उन्होंने? मेरे चेहरे पर बेबसी साफ दिख रही थी। उन्होंने कहा, तुम दोनों एक दूसरे के करीब ही नहीं लगते। यह सुनकर सोफिया ने दोबारा तस्वीरों को देखा तो ठीक ही लग रही है। उसे फिर से यही कहते देखकर मुझे समझ आ गया, वह सच में बहुत सीधी है। मैं खुद को रोक नहीं पाया और सीधे पूछ बैठा, सोफिया, क्या तुम्हें लड़कियां पसंद हैं? मेरी बात सुनकर उसने सिर उठाकर मुझे देखा। उसकी आंखों में साफ चेतावनी थी। तुमने क्या कहा? मैं समझ गया कि वह मुझे चेतावनी दे रही है, इसलिए मैंने बात बदलते हुए कहा, तो फिर तुम हमेशा मेरे साथ इतनी दूरी क्यों बनाकर रखती हो? क्या तुम मेरे साथ थोड़ा करीब नहीं होना चाहती? सोफिया ने थोड़ा झुककर ड्राइवर की तरफ देखा।
ड्राइवर पूरी तरह प्रोफेशनल था। उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मैं उसकी तरफ देख ही रहा था कि अगले ही पल सोफिया ने सिर झुकाकर खुद को मेरी बाहों में छिपा लिया। उसका यह अचानक गले लगना मेरे ऊपर एक लहर की तरह छा गया। काफी समय हो गया था और मैं मानता हूं मुझे भी उसकी याद आ रही थी। मैंने उसे और कसकर पकड़ लिया और हल्की शिकायत करते हुए कहा, इस बार तुम बहुत ज्यादा समय के लिए चली गई थी। हर बार जब मैं तुम्हें कॉल करना चाहता था, तुम मिलती ही नहीं थी। मुझे कभी पता नहीं चलता था कि तुम कब फ्री हो। सोफिया ने सिर उठाकर मेरी तरफ देखा। शुरू में उसे थोड़ा संकोच था, लेकिन धीरे धीरे वह इसकी आदी हो गई थी। वह चुपचाप मेरी बातें सुनती रही। उसे यह एहसास अच्छा लग रहा था। वो मेरे भावनाओं को समझती थी। सिर्फ मुझे ही उसकी याद नहीं आई थी, उसे भी मेरी बहुत याद आई थी। पहले हम दोनों हर दिन साथ रहते थे। ये पहली बार था जब हम इतने लंबे समय तक अलग रहे थे। जैसे ही उसने अपना फोन उठाया, उसे मेरे कई मैसेज दिखे जिनमें मैंने अपनी छोटी छोटी बातें शेयर की थी। उसने एक एक करके सब पढ़ा। अब मैं उसके सामने था, उसे अपनी बाहों में लिए हुए अपने दिल के बिल्कुल करीब। सूफिया ने धीरे से कहा, मैं बहुत व्यस्त थी, बाकी लोगों की तरह नहीं। मुझसे बहुत उम्मीदें रखी जाती हैं, इसलिए मुझे दूसरों से ज्यादा ट्रेनिंग करनी पड़ती है। इस बार तो उन्होंने मुझे वापस आने के लिए भी नहीं कहा था। मुश्किल से छुट्टी मिली है, मुझे आराम करना चाहिए था, लेकिन मैं तुमसे मिलने आ गई। मैंने नरम आवाज में कहा, मुझे पता है। उस रात सूफिया मेरे घर पर ही रुकी। बेशक वह लिविंग रूम में ही रुकी। वह पहले भी कई बार मेरे घर पर रह चुकी थी। घर में उसके लिए एक अलग कमरा था। अगली सुबह मुझे सोफिया के पास से ही एक कॉल आया। कहा गया कि अलेक्जेंडर थॉर्नटन मुझे लंच के लिए अपने घर बुला रहे हैं। मैं बेवकूफ नहीं था। मुझे समझ आ गया कि यह सब सोफिया की वजह से है। सोफिया अभी अभी वापस आई थी और सीधे मेरे घर आ गई थी। थॉर्नटन परिवार को इस पर जरूर कुछ आपत्ति रही होगी। अलेक्जेंडर थॉर्नटन अपनी बेटी से मिलना चाहते थे, लेकिन उन्हें पता था कि अगर वह सीधे बुलाएंगे तो वह मना कर देगी। इसलिए कॉल मुझे किया गया। मैंने हामी भर दी और हम दोनों साथ में थॉर्नटन हाउस लंच के लिए गए। थॉर्नटन परिवार का शेफ काफी अच्छा था। मैं उनके साथ बैठकर चुपचाप खाना खा रहा था। मिसेस थॉर्नटन बीच बीच में सर्विंग चॉपस्टिक से मेरे लिए खाना परोस रही थी। हालांकि वह सोफिया की असली माँ नहीं थी, लेकिन ड्रामों वाली सौतेली माँ जैसी बिल्कुल नहीं थी। हर बार जब वह मुझसे मिलती थी, बहुत अपनापन दिखाती थी। सोफिया के सामने उन्होंने कभी भी मेरे लिए कोई बुरी बात नहीं कही। अलेक्जेंडर थॉर्नटन सोफिया से उसकी ट्रेनिंग के बारे में पूछ रहे थे। खाना खाने के बाद हम थॉर्नटन हाउस से निकल गए। खाने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन घर पर सोफिया थोड़ी असहज लग रही थी। वह मेरे घर जैसी सहज नहीं थी, जैसे वह खुद कहती थी। बहुत ज्यादा औपचारिक माहौल। शरारत करने पर उसे डांट मिल सकती थी, लेकिन उसे मेहमान की तरह खास ध्यान मिलना पसंद नहीं था। घर लौटते समय कार में मैं सोफिया के पास बैठा था। मुझे कल एथन चाओ की बात याद आई। वह कह रहा था कि थॉर्मन परिवार की कोई भी महिला अच्छी नहीं होती, लेकिन आज पूरे दिन देखकर मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा। तभी मेरे असिस्टेंट का कॉल आया। यंग मास्टर जी, परिवार ने माफी के तौर पर एक गिफ्ट भेजा है। उन्होंने कहा है कि यह उनके बेटे लुकास जी की गलती के लिए है। गिफ्ट घर पहुंच चुका है। उन्होंने बहुत जल्दी प्रतिक्रिया दी थी। जब तक हम घर पहुंचे, गिफ्ट पहले ही आ चुका था। मैंने सोफिया से कहा, लगता है वे सच में तुमसे जुड़ना चाहते हैं बड़ी बेटी। कल रात सोफिया के लोगों ने लुकास जी को मारा था और उसे पुलिस स्टेशन ले गए थे। जी, परिवार ने किसी तरह उसे छुड़ा लिया, लेकिन उन्हें डर था कि कहीं सोफिया नाराज न हो जाए। इसलिए उन्होंने पहले ही गिफ्ट भेजकर अपनी सच्चाई दिखाने की कोशिश की। लुकास के पिता की सादगी और ईमानदारी को देखकर मैंने लुकास की गलतियों को दिल से नहीं लगाया। आखिर अब लुकास को रयान की असलियत पता चल चुकी थी। मैंने पूछा, रयान का क्या हुआ? सोफिया ने बताया कि वह अब भी उसी लड़की को डेट कर रहा है। वह आखिर किंग बे का छात्र है, इसलिए पुलिस को इस बात का कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला
कि उसने जानबूझकर सोफिया का प्रेमी होने का नाटक किया था। वह सारी बातें लुकास ने कही थीं, इसलिए रयान को रिहा कर दिया गया। यह रयान की माँ ही थी जिसने ईथन चाव के कपड़े रयान को पहनने के लिए दिए थे। अंत में उन्होंने ईथन को कपड़ों का हर्जाना देने का फैसला किया और मामला शांत हुआ। ईथन के वे कपड़े बहुत महंगे थे और उन्हें चुकाने में रयान के माता पिता की पूरी जमा पूंजी खत्म हो गई। रयान की माँ अब न्यूयॉर्क में काम नहीं कर सकती थी क्योंकि आरव ने ये बात फैला दी थी और वो काली सूची ब्लैकलिस्ट में आ गई थी। अंत में रेयान की मां को वापस लेकोड लौटना पड़ा और रेयान यहां अकेला रह गया। जब रेयान छात्रावास वापस आया तो लुकास उसका इंतजार कर रहा था। रेयान ने बड़ी शांति से कहा, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं पढ़ाई क्यों छोड़ूं? लुकास उसकी इस डिठाई पर दंग रह गया। छात्रावास में अब सब ने रेयान से नाता तोड़ लिया था। जिन लोगों ने उसे उपहार दिए थे वे भी वापस मांगने लगे। रेयान ने वे सब लौटा दिए, लेकिन उसे अब भी यकीन था कि उसका भविष्य मुझसे बेहतर होगा। उसी दोपहर रयान की मुलाकात एला से हुई। रयान ने फिर से लाचारी का नाटक किया और एला से काम दिलाने की गुहार लगाई। एला अब बदल चुकी थी। वह अब रयान के प्यार में अंधी नहीं थी, बल्कि अपनी पढ़ाई और मेहनत पर ध्यान दे रही थी। आखिरकार एला मान गई। उसने उसे उसी रेस्टोरेंट में काम दिला दिया जहां वह खुद पार्ट टाइम काम करती थी। अब दोनों वहीं साथ काम करने लगे। जब रेस्टोरेंट में भीड़ नहीं होती थी तब भी एला खाली नहीं बैठती थी। अब वह पहले जैसी नहीं रही थी, जो सिर्फ रेयान के पीछे घूमती थी। अब उसका ध्यान सिर्फ अपनी पढ़ाई और अपने भविष्य पर था। एला के पास सोफिया जैसा मजबूत पारिवारिक बैकग्राउंड नहीं था। वह बिना कुछ किए बड़ी बेटी जैसी ऊंचाई पर नहीं पहुंच सकती थी। वह अपने दम पर न्यूयॉर्क में अपना भविष्य बनाना चाहती थी, किसी पर निर्भर होकर नहीं। जब मैं वापस कैंपस लौटा तो लुकास जी एक बार मुझसे मिलने आया और अपनी गलत फहमी के लिए माफी मांगी। उसके बाद काफी समय तक रयान और एला दोनों पैसे कमाने में व्यस्त रहे और मेरे सामने नहीं आए। मैं भी काफी बिजी था। हाल ही में मैं नॉवेल लिख रहा था और साथ ही कुछ स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा था। नॉवेल लिखने से ज्यादा पैसे नहीं आते थे। मैं ये सिर्फ अपने शौक के लिए करता था। अपनी पिछली जिंदगी में मुझे नॉवेल पढ़ना बहुत पसंद था। बाद में तो इतना पढ़ा कि दिमाग ही उलझ गया था। कॉलेज से ग्रेजुएट होते होते मैं एक अच्छा खासा मशहूर लेखक बन चुका था। बेशक मेरे आसपास के लोगों को इस बारे में कुछ नहीं पता था। ग्रेजुएशन के इंटर्नशिप के लिए मेरे पिता ने मुझे एक मोबाइल बनाने वाली कंपनी में भेजा। मैं उस कंपनी के मालिक को भी जानता था। सालों के विकास के बाद स्मार्टफोन बहुत लोकप्रिय हो चुके थे। उस समय मिस्टर यू की कंपनी अभी उतनी बड़ी नहीं थी और वह रिचर्ड क्रेम के पास निवेश के लिए आए थे। मैंने ही बीच में कुछ सुझाव दिया था और रिचर्ड क्रेम ने उसमें निवेश किया था। किसे पता था कि कुछ ही सालों में उनकी डेमे टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से आगे बढ़ेगी। रिचर्ड क्रेम कई बार कह चुके थे कि मेरी नजर बहुत तेज है। अब तो उन्हें यह भी शक होने लगा था कि क्या उनका बेटा भविष्य देख सकता है। अब जब मैं इंटर्नशिप कर रहा था उन्होंने मुझे डेमी टेक्नोलॉजी में सीखने के लिए भेज दिया। मिस्टर यू भी मुझे सिखाने के लिए तैयार थे। हालांकि मैं अभी नया था, फिर भी आज की सेलिब्रेशन पार्टी में उन्होंने मुझे अपने साथ ले लिया। हाई एंड ब्रांड्स और बड़े घरेलू ब्रांड्स के बीच डेमी का भी अपना अलग मार्केट था। उनके फोन खासकर युवाओं में बहुत पॉपुलर थे और हर बार उनकी सेल्स काफी हाई रहती थी। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि यहाँ एला से मुलाकात हो जाएगी। मिस्टर यू पास में किसी से बात कर रहे थे और मैं जूस का गिलास लेकर उनके पास खड़ा था। तभी एला मेरे पास आई। मिस्टर यू कह रहे थे कि कंपनी में कोई नया आया है तो वह तुम हो। मैंने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? एला मुस्कुराई। मैं सेकंड ईयर से ही यहाँ इंटर्नशिप कर रही हूँ। वह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की स्टूडेंट थी। ये वह समय था जब इंटरनेट तेजी से बढ़ रहा था और आईटी फील्ड सबसे ज्यादा डिमांड में था। ऊपर से वह किंग बे की स्टूडेंट थी। अब तो डेमे के कई प्रोडक्ट्स में उसका भी योगदान था। मैंने अपना गिलास नीचे रखा और कहा, मुझे लगा था तुम गायब हो गई हो, कई सालों से किसी ने तुम्हें नहीं देखा।
एला ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्या हम वीचैट पर एक दूसरे को ऐड करें? पहले वह कभी मेरे सामने आने की हिम्मत नहीं करती थी, क्योंकि मैं एक अमीर परिवार से था। मेरे सामने उसे हमेशा हीन भावना होती थी। लेकिन अब वह बदल चुकी थी। उसका अपना करियर था, उसकी सैलरी भी अच्छी थी और मिस्टर यू भी उसे महत्व देते थे। जहां बाकी लोग ग्रेजुएशन के बाद नौकरी ढूंढ रहे थे, वहीं वह पहले से ही अच्छी कमाई कर रही थी। अब उसे लगने लगा था कि वह मेरे सामने बराबरी से खड़ी हो सकती है। मैंने उसकी तरफ देखा। शायद वह अब पहले से ज्यादा परिपक्व हो गई थी। उसका घमंड कम हो गया था, लेकिन फिर भी मैंने मना कर दिया। यह संभव नहीं है। मेरी गर्लफ्रेंड को बुरा लगेगा। मेरी पिछली जिंदगी में इसी समय एला रयान के साथ पूरी तरह डूबी हुई थी। उसे मुझसे कोई मतलब नहीं था। अगर मैं उसे बार बार कॉल करता तो वह चिढ़ जाती थी, और अब वही मुझे वीचैट पर ऐड करने की बात कर रही थी। कितनी अजीब बात थी। एला हल्की हंसी के साथ बोली, तुम और सोफिया अभी तक अलग नहीं हुए? मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, तो मैंने तुम्हें सच में निराश कर दिया। कुछ साल बाद तो हमारे बच्चे भी होंगे। एला ने गंभीर होकर मेरा नाम लिया, जैक। मैंने जूस का एक और घूंट लिया और उसकी तरफ देखा। एला ने मेरी शांत प्रतिक्रिया को देखते हुए पूछा, क्या तुम्हें अब भी मेरे लिए कोई फीलिंग्स हैं? मैंने ठंडे स्वर में कहा, तुम्हें क्या लगता है? एला ने गहरी सांस ली। मैं सीरियस हूं, क्या तुम मुझे एक और मौका देना चाहोगे? मैंने हाथ हिलाते हुए कहा, यह संभव नहीं है। एला ने विषय बदलते हुए पूछा, सोफिया इन दिनों क्या कर रही है? उसके बारे में कोई खबर क्यों नहीं आ रही? मैंने धीरे से जवाब दिया, क्या हुआ? अब क्या नया खेल सोच रही हो? मेरे ऐसा कहने पर एला लाचार सी लगने लगी। जैक, क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो? मैं उसे समझाने की जरा भी इच्छा नहीं रखता था। जितना मैं उसे इस तरह सजी धजी हालत में देखता, उतनी ही नफरत बढ़ती जाती, क्योंकि यही वही एला थी जिसकी वजह से मेरी पिछली जिंदगी उस हाल में पहुंची थी। कॉलेज के समय तक उसमें बस थोड़ा सा घमंड था, लेकिन बाद में वह पूरी तरह स्वार्थ में अंधी हो गई थी। उसका दिल भी धीरे धीरे कठोर और निर्दयी बन गया था। तभी मिस्टर यू हमारे पास आए। तुम दोनों बात कर रहे हो जैक? यह हमारी कंपनी के R&D डिपार्टमेंट की एला है। तुम्हारे ही कॉलेज से है। मैंने जवाब दिया। इसने खुद ही अपना परिचय दे दिया है। यह साफ था कि एला कंपनी में अच्छा कर रही थी, वरना वह मेरे सामने इतनी आत्मविश्वास से बात नहीं कर पाती। मिस्टर यू ने सिर हिलाया। अच्छा है। पार्टी खत्म हो गई। एला बाहर निकल गई और मैं भी दरवाजे की तरफ बढ़ा। वह मेरे पीछे पीछे आ गई। क्या मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूं? ये कहते हुए उसने अपनी कार अनलॉक की। वह एक हाई एंड ऑडी थी। मैंने उसकी तरफ देखा। लगता है काम अच्छा चल रहा है, एला ने कहा। असल में यह कार कंपनी ने दी है। मैंने अपनी कार की चाबी निकाली, लेकिन मेरे पास अपनी कार है। यह कहकर मैंने अपनी कार अनलॉक की।